उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का है और किस तरह से एक नई इस वक्त डीडी न्यूज पर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं ऋतु वर्मा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे कि दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलकियां फिल्म कला संस्कृति के क्षेत्र से भी। लेकिन सबसे पहले अभी तक की बड़ी खबरें। संसद में बीजेपी कांग्रेस ने अपने सांसदों को जारी किया व्हिप। गिलोटिन के जरिए बजट पारित कराने की तैयारी में सरकार। राज्यसभा में गृह मंत्रालय से जुड़े कामकाज पर हो रही है चर्चा। सरकारी ठेकों में 4% अल्पसंख्यक कोटा। मंत्री विधायकों की सैलरी बढ़ाने का बिल कर्नाटक विधानसभा से पास। विधानसभा में विपक्ष का हंगामा। कार्यवाही दोपहर 1:30 बजे तक स्थगित। चुनाव में फ्रीबीज के वायदों पर रोक की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इंकार। कहा सिर्फ पब्लिसिटी हासिल करने के लिए दाखिल की गई याचिका। दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार के बाद आपके बड़े फैसले। सौरभ भारद्वाज को बनाया दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष। मनीष सिसोदिया और गोपाल राय को पंजाब और गुजरात के प्रभारी की कमान। ब्रिटेन का व्यस्तम हीथ्रो हवाई अड्डा सुरक्षा कारणों से आज बंद किया गया। लगभग 1300 उड़ानें हुई प्रभावित। इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन में आग लगने के कारण बाधित हुई बिजली आपूर्ति। और संसद के बजट सत्र के दौरान दोनों ही सदनों में विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े अनुदान बजटीय प्रावधानों पर चर्चा चल रही है। इसी कड़ी में आज लोकसभा में जल शक्ति मंत्रालय से संबंधित अनुदान मांगों पर चर्चा जारी है। इसके साथ ही उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक मंत्रालय और कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से संबंधित अनुदान की मांगों पर चर्चा और मतदान होना है। इसके साथ ही लोकसभा में केंद्रीय बजट के संबंध में लंबित अनुदान मांगों को सदन में मतदान के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। लोकसभा में आज विनियोग विधेयक 3/2005 पर भी चर्चा होगी। दरअसल लोकसभा में आज विभिन्न अनुदान मांगों को गिलोटिन के माध्यम से पारित करवाया जा सकता है। इसी के मद्देनजर भाजपा ने सभी सांसदों को व्हिप जारी कर आज संसद में अपनी उपस्थिति दर्ज करने को कहा है। इसके साथ ही कांग्रेस ने भी अपने सभी सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान सांसदों ने लोकहित से जुड़े कई अहम सवाल पूछे। वहीं दूसरी ओर राज्यसभा में गृह मंत्रालय के कामकाज से संबंधित चर्चा होगी। साथ ही उच्च सदन में बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही राज्यसभा में आज गैर सरकारी सदस्यों के कार्य के अंतर्गत विभिन्न निजी विधेयकों पर चर्चा होगी। सांसद जनता से जुड़े मुद्दों पर कई निजी विधेयक इस दौरान पेश किए जाएंगे। सांसद सरोगेसी, मीडिया कर्मियों की सुरक्षा समिति, क्रिमिनल लॉ और कार्यस्थल में महिलाओं के विरुद्ध अपराध जैसे विषयों पर निजी विधेयक पेश करेंगे। वहीं राज्यसभा में शून्यकाल सुचारू रूप से चला। बीजेपी ने अपने सांसदों को 3 लाइन का व्हिप जारी किया है। भाजपा ने व्हिप में कहा है कि सभी सांसदों को सूचित किया जाता है कि शुक्रवार को कई अनुदान मांगों पर चर्चा के बिना ही मतदान यानी गिलोटिन किया जाएगा। इसलिए सभी सांसदों की उपस्थिति अनिवार्य है। संसदीय भाषा में गिलोटिन का मतलब है वित्तीय कामकाज को एक साथ लाना और तेजी से पारित कराना। बजट सत्र के दौरान लोकसभा में ये एक आम प्रक्रिया है। एक बार गिलोटिन लागू हो जाने के बाद अनुदान की काफी मांगों पर बिना किसी चर्चा के मतदान किया जाता है। इससे ये सुनिश्चित होता है कि बजट निर्धारित समय के भीतर पारित हो जाए और सरकार बिना किसी देरी के अपना काम जारी रख सके। ऋषु कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। अहम दिन है आज बजट सत्र के दूसरे चरण का। आज बजट पास होना है
और ऋषि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषि, गिलोटिन एक सामान्य प्रक्रिया है, व्हिप जारी की है कांग्रेस ने भी, भारतीय जनता पार्टी ने भी। तकरीबन 56 मंत्रालयों और विभागों के 102 एक तरह से अनुदान मांगे होती हैं, जिनमें से कुछ अनिवार्य होती हैं और कुछ पर चर्चा होती है और कुछ को एक साथ करके गिलोटिन के तहत पास किया जाता है। माना यह जा रहा है व्हिप जारी किया गया है, सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन तब भी इसे लेकर आखिर क्या वजह है कि इस बार इसकी चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है? देखिए ऋतु, चर्चा होना लाजमी है क्योंकि जो चीज़ खबरें में बनती हैं, खबरें जिन चीज़ों की बनती हैं उसके पीछे कुछ न कुछ पृष्ठभूमि होती है। अभी हमने देखा कि संसद में जिस तरीके से कल जो गतिरोध देखने को मिला, उससे ये संभावनाएं आ गई थी कि आज भी कहीं ये गतिरोध न देखने को मिले, और इसी वजह से सरकार ने ये रणनीति बनाई कि अगर ये गतिरोध होता है लगातार, तो ऐसे में जो संविधान में जो प्रावधान हैं, जो प्रक्रियाएं हैं, संवैधानिक प्रक्रियाएं, गिलोटिन के आधार पर सभी मंत्रालयों और मुद्दों से संबंधित जो चर्चा है उसको एक साथ सम्मिलित करके उसे एक साथ पारित कराने की। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि चर्चा सुचारू रूप से राज्यसभा और लोकसभा दोनों में चल रही है, जो सूचीबद्ध की गई थी। इस समय गृह मंत्रालय से संबंधित जो कार्यकारण है उस पर चर्चा जो है राज्यसभा में चल रही है, तो वहीं लोकसभा में बात करें तो जल शक्ति मंत्रालय से संबंधित चर्चा का जवाब जल शक्ति मंत्री CR पाटिल दे रहे हैं। तो ऐसे में अब देखना होगा कि आगे की प्रक्रियाएं किस तरीके से आगे बढ़ती हैं, क्योंकि इतना तो तय है कि सभी मंत्रालयों को, जैसे कि आपने भी बताया, सभी मंत्रालयों पर चर्चा तो नहीं होती है, उनके विभागों से संबंधित कुछ जो ज़रूरी होते हैं और जिनको अलग अलग तरीके से सूचीबद्ध किया जाता है और प्राथमिकता के आधार पर उन पर चर्चाएं होती रही हैं। इन सभी लिहाज से देखें तो अभी कृषि मंत्रालय से जो संबंधित चर्चा है वो होना बाकी है, और उपभोक्ता मंत्रालय से संबंधित चर्चा है वो होना बाकी है। तो इन सभी मंत्रालयों पर चर्चा अगर होती है तो उसके बाद किन किन मंत्रालयों पर चर्चा बाकी रह जाती है, ये आकलन करने के बाद सरकार आगे की रणनीति बनाती हुई दिखाई देगी। लेकिन गृह मंत्रालय से संबंधित जो महत्वपूर्ण चर्चा राज्यसभा में चल रही है और जिसमें तमाम सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों ने अपने अपने पक्ष रखे हैं, इसका जवाब उम्मीद की जा रही है तकरीबन 3 बजे के आसपास केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राज्यसभा में देंगे। तो ऐसे में आज की जो पूरी परिस्थिति है, इसके लिए तकरीबन 6 बजे का आसपास का जो समय है वो कट मोशन के तौर पर सूचीबद्ध किया गया है, जिसमें कि अगर विपक्ष का कोई सांसद बजट में कट मोशन लेके आता है जिससे कि वोटिंग होने की संभावना रहती है, तो उसको रोकने के लिए और बजट को आसानी से पारित कराने के लिए ये व्हिप जारी किया गया है। ट्रेजरी बेंचेस की जिम्मेदारी है कि लोकसभा से इस बजट को पारित कराना, समय से पारित कराया जाए, लेकिन विपक्ष भी चाहता है कि अगर उसके पास अवसर है किसी भी तरीके से सरकार को घेरने का, तो उसने भी इसी वजह से आज व्हिप जारी किया है। ऋषि, जिस तरह से आपने कट मोशन की बात बताई, आमतौर पर गिलोटिन के तहत जब ये पारित होने के लिए रखा जाता है तो एक तरह से वॉइस वोट के साथ ये पास होता है, लेकिन कट मोशन अगर लेके विपक्ष आता है तो फिर किस तरह के प्रावधान होते हैं, कैसे होता है? और साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि गृह मंत्रालय पर चर्चा के दौरान विपक्ष या फिर तमाम वो कौन से महत्वपूर्ण सवाल हैं जो देश की सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा और बाहरी सुरक्षा दोनों से संबंधित जुड़े रहे? देखिए ऋतु, पहले मैं आपके पहले सवाल का जवाब देता हूं। जिस तरीके से कट मोशन के समय पर अगर विपक्ष कहता है कि इसमें ये संशोधन कर दिया जाए कि 1 रुपये की किसमें कटौती कर दी जाए फॉर एग्जाम्पल, तो ऐसे में वोटिंग हो जाती है, क्योंकि सरकार इस किसी भी विपक्ष के प्रस्ताव को अगर स्वीकार करती है, वोटिंग के माध्यम से उसको बाध्य होकर वोटिंग में अगर उसके कम रह जाते हैं, तो ये सरकार के ऊपर एक गंभीर खतरा का संकेत भी हो जाता है। तो ऐसे में वोटिंग जो होती है, इसी वजह से व्हिप जारी किया गया है कि बजट चूंकि एक ऐसा विधेयक के तौर पर होता है जो सरकार के अस्तित्व को दर्शाता है, तो इसी वजह से आज व्हिप जारी किया गया है। और हम जानते हैं संख्या बल के आधार पर आसानी से सरकार इस बजट को पारित करा लेगी, लेकिन जो सारा का सारा जो मसला पॉस्चरिंग का होता है, उस पॉस्चरिंग के लिए विपक्ष ने भी अपना व्हिप जारी किया है। बात दूसरी, जिस तरीके से राज्यसभा में जो आपने बात की कि गृह मंत्रालय जो चर्चा कर रहा है और क्या क्या मुद्दे उठाए जा रहे हैं, तो हमने देखा कि अभी अजय माकन ने तमाम ऐसे मुद्दे रखे जो कि देश में कानून व्यवस्था की स्थिति के लिए, चूँकि कानून व्यवस्था का मसला आमतौर पर गृह मंत्रालय जो राज्यों के गृह मंत्रालय होते हैं उनके राज्यों की सूची में आता है, लेकिन
गृह मंत्रालय के अंतर्गत जो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो कि चाहे वो बॉर्डर से जुड़े हुए इश्यूज हों, दिल्ली का जो खास तौर से लॉ एंड ऑर्डर है वो गृह मंत्रालय के अधीन आता है, तो इन सब मुद्दों को इस समय उठाया जा रहा है और सरकार से सवाल किए जा रहे हैं। देखना होगा कि गृह मंत्री इन सब का जवाब किस तरीके से देखते हैं, लेकिन वहाँ पर जो चर्चा है बड़ी दिलचस्प चर्चा हो रही है और सबको इंतजार है गृह मंत्री के बयान का। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि इस पूरी जानकारी के लिए संसद से आज की कार्रवाई पर। और आइए आपको बताते हैं कि कर्नाटक सरकार ने किस तरह से 2 बड़े बिल पास किए हैं और उन दोनों ही बिलों में क्या बड़ी बातें हैं उन्हें आपके सामने रखते हैं। कर्नाटक विधानसभा में आज जो 2 बड़े बिल पास हुए हैं, आइए उनकी तरफ एक नजर डालते हैं। सिद्धारमैया सरकार ने 2 महत्वपूर्ण बिलों को आज पास किया है सदन में, जिसको लेकर विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। बड़े आरोप सिद्धारमैया सरकार पर लग रहे हैं कि विपक्ष लगातार जो विरोध कर रहा है उसमें कह रहा है कि अल्पसंख्यकों को एक तरह से फायदा पहुंचाने के लिए ये बिल में संशोधन किया गया है। मुसलमानों के तुष्टीकरण को लेकर कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति पर विपक्ष बड़ा हमला बोल रहा है। कर्नाटक विधानसभा में आज पब्लिक प्रोक्योरमेंट एक्ट 1999 में संशोधन को पास किया गया है। ये संशोधन कुछ महत्वपूर्ण बातों को रखता है जिसे लेकर विपक्ष हमलावर है सिद्धारमैया सरकार पर। उनका कहना है कि इन संशोधनों को सिद्धारमैया सरकार सिर्फ मुसलमानों के तुष्टीकरण के कारण ही लेकर आई है, क्योंकि ये संशोधन ये कहते हैं कि सरकारी टेंडर में अब मुसलमानों को 4% का आरक्षण दिया जाएगा। यानी कि मुसलमानों को सरकारी टेंडरों में आरक्षण देने का रास्ता साफ करने के लिए 1999 के प्रोक्योरमेंट इस बिल में ये संशोधन लेके आया गया है। सरकारी ठेकों में मुसलमानों को अब 4% का आरक्षण मिलेगा। इसको भी आगे हम आपको समझाते हैं कि किस तरह से मुसलमानों को सरकारी ठेकों में हिस्सेदारी देने के लिए इस संशोधन को सिद्धारमैया सरकार लेके आई है। 2 करोड़ रुपए तक के सिविल कार्यों में मुसलमानों के लिए 4% के आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो इस बिल को लेकर राज्य में इस समय हंगामा है। विपक्ष लगातार सिद्धारमैया सरकार पर प्रहार कर रही है। आपको बताते हैं आइए कि किस तरह से ये पूरा जो मामला है ये आज एक बड़ा मामला बन गया है, क्योंकि सवाल खड़ा हो रहा है कि लगातार कांग्रेस की जो तुष्टीकरण की राजनीति है उसकी तरफ ये पूरा बिल में जो संशोधन किया गया है वो दिखाता है। कर्नाटक विधानसभा में आज प्रोक्योरमेंट एक्ट 1999 संशोधन बिल में संशोधन किया गया है। इस संशोधन बिल को पास किया गया है जो कहता है कि सरकारी टेंडर में अब मुसलमानों को 4% का आरक्षण दिया जाएगा और सरकारी ठेकों में मुसलमानों को 4% का आरक्षण मिलेगा। इसकी व्यवस्था की गई है इस संशोधन के साथ, जिसे आज कर्नाटक विधानसभा में पास किया गया है। अब 2 करोड़ रुपए तक के जितने भी सिविल कार्यों में तमाम टेंडर्स होंगे उसमें मुसलमानों को 4% का आरक्षण दिया जाएगा। यानी कि 4% जो टेंडर होंगे वो सीधे सीधे मुसलमान उसमें आवेदन कर सकेंगे और वो उन्हें मिलेगा। ये अनिवार्य कर दिया गया है। अब 1 करोड़ रुपए तक के जो वस्तु सेवा ठेके होंगे उसमें मुसलमानों को 4% आरक्षण होगा। तो ये सिर्फ मुसलमानों के लिए, यानी कि धर्म के आधार पर एक आरक्षण करते हुए इसको बनाया गया है, ये संशोधन लेके आया गया है। इस मौजूदा दौर में कर्नाटक में इसी एक्ट के तहत SC/ST को इस समय 24% आरक्षण मिल रहा है। जो तमाम ठेके होते हैं उसमें 24% जो ठेके हैं वो SC/ST को दिए जा रहे हैं। OBC श्रेणी 1 के लिए 4% का आरक्षण है इस कानून के तहत। वहीं OBC श्रेणी 2A जो है उसमें 15% का आरक्षण है। अब देखना यह है कि ये जो 4% का आरक्षण की व्यवस्था की गई है वो किस हिस्से, किस कैटेगरी में से की गई है। मुसलमानों को OBC की श्रेणी 2B में 4% के आरक्षण के तहत शामिल किया गया है। अब क्या ये माना जाए कि जो अभी तक OBC का जो आरक्षण था उसमें शामिल किया गया है, उसमें अलग से जोड़ा गया है,
क्योंकि लगातार जो आपत्तियां आ रही हैं वो ये भी आ रही हैं कि ओबीसी वर्ग को जो अधिकार दिए गए इस पूरे कानून में, उसमें सेंधमारी मुसलमानों के लिए की है सिद्धारमैया सरकार ने। भाजपा लगातार आरोप लगा रही है कि बिल असंवैधानिक है, ये संशोधन जो किया गया है वो असंवैधानिक है। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस अल्पसंख्यक आरक्षण देकर संविधान का उल्लंघन कर रही है। ये वो कांग्रेस है जो लगातार संविधान की दुहाई देती है। भारतीय जनता पार्टी का कर्नाटक सरकार पर बड़ा आरोप है कि इस संशोधन बिल के साथ ये असंवैधानिक संशोधन है और संविधान का उल्लंघन कर रही है कांग्रेस। SC/ST ठेकेदार संघ ने भी इस बिल का विरोध किया है। उनका ये मानना है कि SC/ST ठेकेदारों के आरक्षण पर एक बड़ा असर पड़ेगा। तो कई सवाल उठ रहे हैं और लगातार भारतीय जनता पार्टी हमलावर है, विरोध प्रदर्शन कर रही है। हंगामा इस समय जारी है कर्नाटक विधानसभा में। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। ये जो सिद्धारमैया सरकार यह संशोधन बिल को जो लेकर आई है ये असंवैधानिक है। इसके अलावा कर्नाटक विधानसभा में मंत्रियों और विधायकों के वेतन से जुड़ा बिल भी आज पारित हुआ है और इस बिल में वेतन में 100% बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया गया है। विपक्ष ने जमकर इस बिल का भी हंगामा किया है। अनुभव शुक्ला हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं इन दोनों ही बिलों पर बात करने के लिए। अनुभव, सबसे पहले तो बात इस पे होगी कि जिस तरह से पब्लिक प्रोक्योरमेंट एक्ट 1999 में संशोधन किया गया है, इसका बड़ा विरोध भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो जो ओबीसी को आरक्षण था, जो SC/ST को आरक्षण था, क्या उसमें ये सेंधमारी है या अलग से एक व्यवस्था की गई है? भाजपा इसे असंवैधानिक क्यों कह रही है, संविधान का उल्लंघन क्यों कह रही है? देखिए, जिस तरीके से इस एक्ट को आज विधानसभा में पास कराया गया है उसको लेकर बीजेपी हमलावर है और राज्य सरकार पर साफ तौर पर बीजेपी ने यही कहा है कि ये असंवैधानिक है। और इससे पहले कैबिनेट में अप्रूवल लिया सिद्धारमैया ने, उसके बाद इसे जो है सदन में लेकर आया और इसे वहाँ पर भी पास करा लिया। तो आप साफ साफ देखिए, ये कर्नाटक का जो पब्लिक ट्रांसपेरेंसी प्रोक्योरमेंट एक्ट 1999 में जो संशोधन की धारा जोड़ी गई थी उसका लगातार बीजेपी विरोध कर रही थी, क्योंकि ये जो सार्वजनिक ठेके होंगे उसमें सीधे 2 करोड़ तक के जो ठेके होंगे 4% इसमें जो मुस्लिम ठेकेदार होंगे उनके लिए रिजर्वेशन दिया गया। इसी का विरोध बीजेपी कर रही है और साफ तौर पर कह रही है कि कहीं ना कहीं ये सरकार की जो नीयत है वो कहीं ना कहीं मुस्लिम तुष्टीकरण की है। और बीजेपी ने साफ तौर पर कहा है कि हम सदन में इसका विरोध करेंगे, सड़क पर विरोध करेंगे और कोर्ट भी इस पूरे मामले को लेकर जाएंगे। पूरा बीजेपी की तरफ से इसे लेकर प्रोटेस्ट किया गया। सदन में हंगामा हुआ। 1:30 बजे तक सदन की जो कार्रवाई है वो फिलहाल हंगामे के चलते अभी स्थगित है और इसे लेकर बीजेपी के जो विधायक हैं वो कह रहे हैं कि वो इस पूरे मामले को कहीं पर भी नहीं छोड़ने वाले और इसे आगे लेकर जाएंगे। देखिए, इसे समझने की जरूरत है। जो बात आपने कही कि ओबीसी का जो कोटा है वो पहले से रिजर्व था और अगर अब 4% का जो हम कहें रिजर्वेशन जो मुस्लिम ठेकेदारों को दिया जा रहा है 2 करोड़ तक का और गुड्स के लिए 1 करोड़ तक का, यानी उसमें से क्या ओबीसी अलग हो जाएंगे कि क्या वो केवल ठेके जो है वो मुस्लिम ठेकेदारों के लिए रहेंगे? जब हमने कर्नाटक का सरकार का बजट भी देखा था तो आप देखिए किस तरीके से मुस्लिम समाज के लिए खास स्कीम्स के लिए अलग से बजट अलॉट किया गया। तो बीजेपी इसे भी लेकर घेर रही थी और उसकी लगातार यही शुरू से बीजेपी का यही स्टैंड है कि ये मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। वहां पर कांग्रेस की जो सरकार है, सिद्धारमैया सरकार है, और वो इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। इसे लेकर अब ये स्टैंड तो बिल्कुल साफ है कि जो सिद्धारमैया सरकार है वो कहीं ना कहीं उसका जो हम कहें कि अब उसका जो टारगेट है वो यही है कि कैसे चुनाव में इसका फ़ायदा उठाया जाए और कैसे इसके जरिए एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। वही बीजेपी कह रही है कि ये मुस्लिम तुष्टीकरण साफ तौर पर किया जा रहा है। अब देखिए, 1999 का ये था जो आखिरी संशोधन हुआ था और उसके बाद अब 2025 में ये एक संशोधन किया गया है और जो संशोधन की जो लाइनें थी उसमें साफ तौर पर यही लिखा गया था कि ये जो सीधा सीधा होगा उसमें किसी भी तरह का कोई और जो है वो नहीं पार्टिसिपेट कर पाएगा। जबकि आप देखिए कि अगर हम कहें कि जो 10 लाख तक के ठेके हैं आप कहीं पर भी देखिए तो उसमें ये जरूर होता है कि कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, पर विशेष तौर से एक ये क्लॉज जोड़ा गया
कर्नाटका पब्लिक ट्रांसपेरेंसी जो एक्ट है उसमें एक विशेष क्लॉज जोड़ा गया और ये कहा गया कि इसमें कोई और पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा। ये पूरी तरह से ठेके जो है वो रिजर्व हो जाएंगे और मुस्लिम ठेकेदार जो हैं उनको मिलेंगे। तो तुष्टीकरण की जो राजनीति लगातार देखने को मिल रही है सिद्धारमैया सरकार की, चाहे हम बजट की बात कर लें या फिर आज जिस तरीके से ये बिल पेश कराया है उसे लेकर साफ तौर पर बीजेपी अब घेर रही है, सदन में भी घेर रही है, सड़क पर भी उतरने की तैयारी है। कोर्ट भी जाने की बात बीजेपी के लीडर कह चुके हैं। और दूसरी जो बात आपने कही कि जो बिल पेश हुआ है, एक और बिल पेश हुआ, तो कहीं ना कहीं वो माननीयों की बल्ले बल्ले हो गई है। वहाँ पर जो विधायक हैं, जो एमएलए एमएलसी हैं, वहाँ सबकी जो सैलरी है उसमें 100% का इजाफा हो गया। यानी मुख्यमंत्री को अभी 75,000 मिल रहे थे, अब 1.5 लाख रुपए मिलेंगे। मंत्री को 60,000 मिल रहे थे, अब 1.25 लाख रुपए मिलेंगे। विधायकों को 40,000 मिल रहे थे, अब 80,000 मिलेंगे। तो एक तरफ तो कहीं ना कहीं सिद्धारमैया सरकार ये भी कर रही है कि अपने विधायकों को, मंत्रियों के वेतन में बढ़ोतरी करे, और दूसरी तरफ जो उसकी तुष्टीकरण की राजनीति है वो भी अब साफ तौर पर दिखाई दे रही है। अनुभव, संविधान कहता है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। जब यहाँ सिद्धारमैया सरकार इस तरह से आरक्षण की एक व्यवस्था करके एक संशोधन को लाकर पास करती है, भारतीय जनता पार्टी कोर्ट जाने की बात कर रही है, तो कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी किन दलीलों के साथ होगी और क्या ये जो संशोधन बिल पास किया गया है क्या ये कोर्ट में रह पाएगा? देखिए, सबसे पहले तो सिद्धारमैया सरकार ने कैबिनेट में इसे अप्रूव कराया है और कैबिनेट में अप्रूवल के बाद ही वो इसे विधानसभा में लेकर गए हैं। अब बीजेपी ये कह रही है कि वो इसका विरोध करेंगे और इसको कोर्ट में भी ले जाएंगे। संविधान कहता है कि किसी को धर्म के आधार पर कहीं पर भी इस तरह से जो हम कहें कि वो ठेके में कोई रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। तो बीजेपी, जाहिर सी बात है कि जो जानकार हैं, कानून के जानकार हैं, उनसे इस पूरे मामले पर उसने सलाह मशविरा किया होगा और उसके बाद ही ये तय किया होगा कि हम इसे कोर्ट में लेकर जाएंगे। अब किन दलीलों को वहाँ पर पेश किया जाएगा कोर्ट में, किन चीज़ों को आगे रखा जाएगा और किस तरीके से जो दूसरे वर्ग के लोग हैं इसके बिल के पास होने से किस तरीके से उनका जो हम कहें कि उनका जो रिजर्वेशन उस पर क्या असर पड़ेगा, ये भी देखिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि अगर उनके रिजर्वेशन पर कोई असर पड़ेगा तो जाहिर सी बात है कि कोर्ट इस बात को भी सुनेगा। लेकिन हाँ, बीजेपी की तैयारी यही है कि इस पूरे मामले पर एक तरफ सरकार को घेरा जाए और दूसरी तरफ इसे कोर्ट में ले जाया जाए और कोर्ट कुछ ऐसा फैसला दे जिससे कि कहीं ना कहीं लोगों को रिलीफ मिल सके। अनुभव, ये एक मसला सामने आ रहा है जिसमें इसमें भी देखा गया है कि कर्नाटक सरकार ने OBC 2B की जो श्रेणी है उसमें ये 4% का आरक्षण मुसलमानों के लिए आरक्षित किया है, उसमें उसकी व्यवस्था की है। आपको याद होगा ये पश्चिम बंगाल में भी ये देखा गया था कि किस तरह से OBC की जो लिस्ट है उसमें मुसलमानों को शामिल किया गया था। हालांकि हम जानते हैं कि इस्लाम मुसलमानों में किसी तरह का OBC की कोई कैटेगरी है नहीं। ऐसे में क्या सवाल राज्य सरकारों पर उठ रहा है? क्योंकि हमने देखा पश्चिम बंगाल में भी कोलकाता हाई कोर्ट में ये पूरा मामला लेके गए, जो तमाम पक्ष थे जो इसका विरोध कर रहे थे वहां पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया, सरकार को इस पे जवाब देना पड़ा। कोर्ट ने इस पे कई ऐसे सवाल खड़े किए जो नीतिगत सवाल थे, जो असंवैधानिक बताया कोर्ट ने जिस तरह की व्यवस्था की है। तो क्या इसी तरह से सिद्धारमैया सरकार भी इस पूरे मामले में कोर्ट में अपने आप को एक तरह से सही ठहराने में एक मुश्किल का सामना कर सकती है? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि अगर OBC के लिए कोटा है 26% का और उसमें इसे शामिल कर दिया गया तो जाहिर सी बात है कहीं न कहीं जो OBC का कोटा था वो घटेगा और 4% अगर मुस्लिम जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनके लिए अगर रिजर्व किया गया है तो इसका सीधा सीधा असर OBC जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनके ऊपर भी पड़ेगा। और आपने जिस तरह हमने दर्शकों को बताया कि वहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन है वो भी इसका विरोध कर रहे हैं और कोर्ट में जब भी कोई केस जाता है तो फैक्ट फाइंडिंग के आधार पर ही कोर्ट उसकी सुनवाई करती है। अब अगर पश्चिम बंगाल सरकार का जो फैसला वो पहले अगर सवालों के घेरे में, तो जाहिर सी बात है कि कोर्ट में बीजेपी जब अपना केस लेकर जाएगी तो उसे भी आधार बनाएगी और कोर्ट में जब सुनवाई होगी तो उसे भी सुना जाएगा, उस फैक्ट को भी, उस फिगर को भी, उन सारी चीज़ों को देखा जाएगा। क्योंकि अगर आप किसी एक वर्ग को खास तौर पर रिजर्वेशन दे रहे हैं और उससे कहीं ना कहीं दूसरे वर्ग का जो रिजर्वेशन है वो प्रभावित हो रहा है तो ये इसे ठीक नहीं कहा जा सकता और ये भी कहीं ना कहीं हम कहें कि कोर्ट में इसे भी देखा जाएगा और इस पर भी जो सारी चीज़ें हैं उसको देखते हुए ही बीजेपी ने ये फैसला किया होगा कि वो कोर्ट जाएंगे, क्योंकि उन्हें लग रहा होगा कि उनका केस मजबूत होगा और अगर इस आधार पर कोई सरकार रिजर्वेशन दे रही है किसी को विशेष तौर पर तो उसका कहीं ना कहीं कोर्ट में ज़रूर संज्ञान लिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अनुभव, विस्तार से इस पूरे मसले पे, इस बिल पर बात करने के लिए, जिस बिल को आज कर्नाटक विधानसभा में पास किया गया है। भारतीय जनता पार्टी का बड़ा आरोप कांग्रेस सरकार पर
कि ये तुष्टीकरण की पूरी राजनीति को लेकर, इस बिल को लेकर सिद्धारमैया सरकार आगे बढ़ी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। फूल वाला, केटरिंग वाला, बैंड वाला, ये लो भाई। बैंड बजेगी पापा, अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे। अरे नहीं रे, बैंक संभाल लेगा। कैसे? मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पे रजिस्टर किया है। बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की जानकारी दे दी है। बैंक चेक करेगा, जांच करेगा, डिटेल्स मैच नहीं तब क्लियरेंस नहीं। अच्छा, लाइए मुझे दीजिए। फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। पंजाब में किसानों पर कार्रवाई के बाद भगवंत मान सरकार ने किसानों की बैठक बुलाई है। पंजाब सरकार ने आज शाम 4 बजे किसानों को चंडीगढ़ के पंजाब भवन में वार्ता के लिए बुलाया है। इस बैठक की अध्यक्षता पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह कुरिया करेंगे। इस बैठक में किसान संगठनों और पंजाब सरकार के बीच वार्ता की जाएगी ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था से बचा जा सके। इस बैठक के दौरान सरकार और किसान संगठनों के बीच कई अहम मुद्दों पर विचार विमर्श होगा, जिसमें किसानों के अधिकारों और उनकी मांगों पर चर्चा की जाएगी। किसानों के साथ बैठक का ये निमंत्रण SKM द्वारा 26 मार्च को पंजाब विधानसभा तक मार्च निकालने के आह्वान से पहले आया है। इससे पहले पंजाब पुलिस ने 1 साल से अधिक समय से डेरा डाले किसानों को शंभू और खनौरी सीमा पर स्थित किसानों के टेंट और अस्थायी ढांचे को हटा दिया। पुलिस ने किसान नेता सरवन सिंह पंधेर और जगजीत सिंह डल्लेवाल सहित कई किसान नेताओं को केंद्रीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक के बाद लौटते समय मोहाली में हिरासत में ले लिया था। किसानों के खिलाफ कार्रवाई के बाद किसानों और विपक्ष के निशाने पर आई आम आदमी पार्टी सरकार की दलील है कि राज्य में रास्ते बंद होने से व्यापार और उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ और राज्य की आर्थिक गतिविधियों को पटरी पर लाने के लिए जल्द समाधान जरूरी था। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही भगवंत मान सरकार के फैसले को किसान विरोधी बताया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्षी पार्टियों से संसद में कृषि पर चर्चा करने की अपील की ताकि किसानों की भलाई के लिए काम आगे बढ़ाया जा सके। मीडिया से बातचीत में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार संसद में किसानों के मुद्दों पर चर्चा के लिए हमेशा तैयार है। उन्होंने कहा कि किसानों का कल्याण मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसानों का कल्याण मोदी जी की सर्वोच्च प्राथमिकता है और कल्याण की कई योजनाएं सरकार चलाती है, लेकिन हम चाहते थे कि कृषि पर, किसानों पर प्रतिपक्ष भी सार्थक चर्चा करे, लेकिन दुख की बात है विपक्ष ने हंगामा करके कृषि और किसानों पर चर्चा को बाधित करने का पाप किया है, अपराध किया है। और गुरमीत सिंह जालंधर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुरमीत, राज्य सरकार और केंद्र सरकार किसानों के प्रति दो अलग रुख देखने को मिलते हैं। एक, दिल्ली में हम देखते हैं संसद में केंद्रीय कृषि मंत्री इस बात की चर्चा कर रहे हैं तमाम पार्टियों के साथ संसद के भीतर कि किसानों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जरूरत है, कृषि को और बेहतर करने की जरूरत है। तो वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं पंजाब सरकार रातों रात किसानों को जिस तरह से खदेड़ा गया है। 1 साल 1.5 साल से तकरीबन ये पूरा धरना प्रदर्शन जारी था, लेकिन कल रात से जिस तरह की शुरुआत, माफ करिएगा परसों रात से जिस तरह की शुरुआत की पंजाब पुलिस ने, पंजाब सरकार ने, क्या अब बातचीत के लिए जो तैयार हुई है पंजाब सरकार, आपको लगता है कि किसानों के पलटवार से अब बैकफुट पे आती दिखाई दे रही है पंजाब सरकार? देखिए, अभी बैकफुट पर जो आने की हम बात कर रहे हैं या पंजाब सरकार के नरम रुख की बात कर रहे हैं, अब उसमें एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। अभी रिसेंटली कुछ समय पहले ही ये डेवलपमेंट हुई है। चंडीगढ़ में किसान भवन में 35 सेक्टर में किसानों की मीटिंग चल रही है और इस बीच 2 किसान संगठन हैं जिन्हें की पंजाब सरकार ने बातचीत करने के लिए न्योता भेजा था। उनमें से एक संगठन भारतीय किसान यूनियन उग्राहा ने ऐलान कर दिया है कि वो पंजाब सरकार के साथ आज शाम 4 बजे होने वाली इस मीटिंग में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने अपनी कुछ बातें रखी हैं जो कि काफी लेजिटिमेट है। उनका यह कहना है, उन्हें शक है और उन्हें ऐसा संदेह है
कि अगर वो इस मीटिंग में आज गए, जोगिंदर सिंह उग्राह ने खुद ये बयान जारी करके कहा है कि अगर वो इस मीटिंग में जाते हैं तो उन्हें ऐसा शक है कि उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। जैसे 19 तारीख को कई किसान नेता केंद्र के साथ मुलाकात करने गए थे, मगर पंजाब सरकार ने, पंजाब पुलिस ने काफी किसान नेताओं को अपनी हिरासत में लिया था, मगर आज उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर आज वो पंजाब सरकार के साथ मीटिंग करने गए तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। इसके साथ ही 2-3 अपनी शर्तें किसान नेताओं ने, जोगिंदर सिंह उग्राह ने और उनके संगठन ने रखी है। वो ये है कि एक तो जो अब मोर्चा, जो किसानों का प्रदर्शन है, जिसे जगह को खाली करवाया गया है, वहां पर बड़े स्तर पर उनकी ट्रैक्टर, ट्रॉलियां, सामान है जो कि उन्हें मिल नहीं रहा है। वो चाहते हैं कि जितना भी सामान है उसकी भरपाई या तो पंजाब सरकार करे या फिर जितना भी सामान है वो वापस किसानों को दिया जाए। इसके साथ तीसरी जो अपनी मांग रखी है या फिर यूं कहें कि अपनी बात रखी है किसानों ने, जोगिंदर सिंह उग्राह ने, उन्होंने ये कहा है कि जो 26 तारीख को किसानों ने कॉल दी है चंडीगढ़ में विधानसभा के घेराव की, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान खुद कहते हैं कि लोकतंत्र में हर व्यक्ति का अधिकार होता है कि वो प्रदर्शन कर सके, ऐसे ही किसानों का अधिकार है, तो इसलिए मुख्यमंत्री हमारी मदद करें चंडीगढ़ में 26 तारीख को प्रदर्शन में शामिल होने के लिए और उन्हें एक जगह दी जाए जहां पर वो अपना प्रदर्शन कर सके। बहरहाल एक किसान संगठन ने तो अब मना कर दिया है, दूसरा किसान संगठन है जो कि अभी फिलहाल मीटिंग कर रहा है, उसके द्वारा भी यह फैसला किया जाएगा कि इस मीटिंग में शामिल होना है या नहीं होना। जोगिंदर सिंह उग्राह ने एक अपील की है बाकी के किसान संगठनों से, क्योंकि जो संयुक्त किसान मोर्चा है वो 35 से ज्यादा किसान संगठनों का एक ग्रुप है, एक यूनिटरी ग्रुप है। उनसे अपील यह की है कि आज होने वाली इस मीटिंग में शामिल होने का कोई तुक नहीं बनता, इसलिए आप भी इस मीटिंग में शामिल ना हो। जब पंजाब सरकार हमारी सारी बातों को मानेगी उसके बाद ही पंजाब सरकार से बातचीत करने का कोई तुक बनता है। बहरहाल अगले 2-3 घंटे काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि फिलहाल मीटिंग चल रही है और मीटिंग के बाद हो सकता है कि किसान अगर कोई बड़ा फैसला लेते हैं तो उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी जाएगी। जी, आप एक बड़ी बात बता रहे हैं गुरमीत, क्योंकि जिस तरह से 4 बजे का इंतजार किया जा रहा था कि पंजाब सरकार के साथ, भगवंत मान के साथ 2 किसान संगठन बात करेंगे, एक ने विड्रॉ कर लिया है अपने आप को और अपील की है कि दूसरा संगठन भी बात ना करे, और 26 तारीख को जिस तरह का घेराव की बात है उसमें सरकार से समर्थन की भी बात की है। क्या गुरमीत ये लगता है कि लगातार भगवंत मान सरकार, आम आदमी पार्टी सरकार, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो या भगवंत मान हो, तमाम मोर्चों पर किसानों के इस पूरे आंदोलन को जो इतने लंबे से चल रहा था उसमें उनका कहना था कि केंद्र बातचीत को क्यों नहीं तैयार होती है। अब जब केंद्रीय प्रतिनिधिमंडल बातचीत करता है तो फिर आम आदमी पार्टी को तकलीफ क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि जोगिंदर सिंह उग्राह, जिनकी हम अभी बात कर रहे थे, जिन्होंने मीटिंग में जाने से इनकार किया है, उन्होंने ये कहा है कि पंजाब के कृषि मंत्री के साथ हम मीटिंग नहीं करेंगे, उनसे बातचीत नहीं करेंगे। हमारी आखिरी बातचीत पंजाब के मुख्यमंत्री से 3 मार्च को हुई थी और उसी बातचीत को हम वहीं से कंटिन्यू करना चाहते हैं जहां पर वो बातचीत, वो विचार चर्चा रुकी थी, यानी 8 नंबर पॉइंट पर, 8वीं मांग पर जहां चर्चा रुकी थी वहीं से वो बातचीत को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और जहां तक अब आम आदमी पार्टी की सरकार की बात है, फिलहाल यह है कि सरकार के लिए अभी मुश्किल की स्थिति दिखाई दे रही है, क्योंकि किसानों ने एक बार कड़ा रुख अख्तियार किया है। 3 मार्च की बैठक में किसान नरम दिख रहे थे और सरकार का थोड़ा सा रुख जो है वो गर्म दिखाई दिया और मुख्यमंत्री ने खुद उस मीटिंग को छोड़कर जाना बेहतर समझा। मगर आज की डेट में ऐसा लग रहा है कि किसान किसी भी तरह से सरकार को हल्के में नहीं ले रहे और सरकार को यह संदेश देना चाहते हैं कि हम अपनी सारी मांगे मनवाकर रहेंगे। जी गुरमीत, 1 साल से ज्यादा समय से किसान आंदोलन कर रहे थे, ऐसे में जो लगातार आम आदमी पार्टी इस बात की दलील दे रही है कि आम जनता को, उद्योगों को समस्या हो रही थी, उनका किस तरह का रिएक्शन आ रहा है और क्या किसान संगठन आम आदमी पार्टी की इस दलील से सहमत दिखाई देते हैं? क्योंकि जो विरोध प्रदर्शन लगातार किसान कर रहे हैं उसमें लगता है कि किसान आंदोलन, तमाम किसान संगठनों को ये लगता है कि आम आदमी पार्टी ने अपना ये जो रुख पूरा बदला है किसानों के प्रति, इसके पीछे कोई और मंशा है।
देखिए, जो किसान संगठन है उनका साफ तौर पर यह कहना है कि आम आदमी पार्टी जिस समय चुनाव लड़ रही थी पंजाब में, तो उस समय आम आदमी पार्टी का यह कहना था कि फसलों पर गारंटी आराम से दी जा सकती है, और खुद मुख्यमंत्री उन्हें कथित तौर पर कई बार वादा कर चुके हैं कि एमएसपी सरकार में आने के बाद कुछ ही समय में दे दी जाएगी। अब उसी वादे को वो पूरा करने के लिए कह रहे हैं, तो सरकार इधर उधर की बातें कर रही है, और इसीलिए मीटिंग में इस तरह से तनातनी की स्थिति भी पैदा हुई है। अब फिलहाल किसानों का यह कहना है कि जितनी भी बातें सरकार किसानों से पहले करती थी, विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी करती थी, तो वो अब सरकार में आने के बाद एक तो पूरी की जाए। दूसरा यह है कि जितनी मांगे किसानों के द्वारा रखी गई हैं, जिन पर प्रिंसिपली सहमति सरकार पहले दे चुकी है, उनको अब इंप्लीमेंट करने का समय है। उन्हें बिना किसी डिस्कशन के लागू करने की बात की जाए, और जो मीटिंग होगी भी, वो मीटिंग 1 नंबर मांग से शुरू नहीं होगी, वो 8वीं मांग से शुरू होगी। उसी से आगे की मांगे डिस्कस की जाएंगी। जो ऑलरेडी डिस्कस हो गई है वो मुद्दे दोबारा से डिस्कस नहीं होंगे। यानी कि कुल मिलाकर किसानों का यह कहना है कि अब हमारी शर्तों पर बातचीत होगी, सरकार की शर्तों पर बातचीत नहीं होगी। वहीं दूसरी तरफ पंजाब सरकार यह कह रही है कि पंजाब में पिछले 1 साल से ऐसी स्थिति बनी हुई है कि आवाजाही बिल्कुल प्रभावित है। पंजाब में ऑपरेशन कासो चलाया गया है, नशे के खिलाफ एक बड़ी मुहिम चलाई गई है। इस वजह से काफी लोग जो नशा छोड़ना चाहते हैं, उन्हें रोजगार की जरूरत है, और रोजगार के लिए इंडस्ट्री अच्छे से चलनी चाहिए, और इंडस्ट्री को अच्छे से चलाने के लिए हमें यह रास्ता खुलवाना पड़ा, हमें किसानों को प्रदर्शन वाली जगह से हटाना पड़ा। अब फिलहाल देखना यह होगा कि किसका तर्क सही है, और देखना यह भी होगा कि क्या किसान इस तर्क को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। फिलहाल कड़ा रुख है किसानों का। बिल्कुल, गुरमीत हमारे साथी संवाददाता बड़ी खबर दे रहे हैं कि 4 बजे जो भगवंत मान सरकार के साथ, पंजाब सरकार के साथ किसान संगठनों की वार्ता होनी थी, वो 2 संगठन थे, जिसमें से एक संगठन ने उस वार्ता में शामिल होने से इनकार कर दिया है। अपील की है कि दूसरा संगठन भी उसमें शामिल ना हो। तो पंजाब सरकार के लिए किसानों के खिलाफ जिस तरह से, जिस ताबड़तोड़ तरीके से पिछले 48 घंटे में किसानों को उठा के बंद किया गया है, उनके तंबुओं को तोड़ा गया है, उसका एक खामियाजा पंजाब सरकार उठाएगी, जिसका कड़ा रुख किसान संगठनों ने दिखा दिया है। बात करते हैं बेंगलुरु की। बेंगलुरु में आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की 3 दिवसीय बैठक का उद्घाटन सरसंचालक मोहन भागवत ने किया। बैठक आज से शुरू होकर 23 मार्च तक चलेगी। इसमें आरएसएस से जुड़े 32 संगठनों के अध्यक्ष और महासचिव हिस्सा ले रहे हैं। बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, संगठन मंत्री बीएल संतोष जैसे बड़े नेता मौजूद रहेंगे। बैठक में सरसंचालक मोहन भागवत का संबोधन होगा, जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित होंगे, जिसमें बांग्लादेश में हिंदू उत्पीड़न और संघ के 100 वर्षों के काम पर प्रस्ताव पेश किया जाएगा। साथ ही संघ कार्य विस्तार की योजना पर विचार विमर्श किया जाएगा, और देश समाज से जुड़े विभिन्न विषयों पर गहन मंथन भी किया जाएगा। $100th year. I will not say it's a celebration. For RSS, it's expansion and consolidation. More than celebration, it's expansion and consolidation of our work. So we are going through that analysis here in 3 days. Along with it, the social impact, which we have trying to bring a change in the society, that is social transformation. We discussed there about the right of Hindus in Bangladesh, or human rights issues related to Hindus all over the world, and how a collaborative approach could be done to strengthen our society, not only in India, outside Bharat also. नागपुर हिंसा के बाद से शहर में स्थिति सामान्य है, लेकिन आज जुमे की नमाज है तो पुलिस अलर्ट पर है। 17 मार्च को भड़की हिंसा के बाद यहां मोमिनपुरा में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हिंसा में अब तक आधिकारिक तौर पर 91 गिरफ्तारियां की गई हैं, जो पूछताछ के लिए हिरासत में लिए गए आरोपियों के अलावा है। एक अन्य संदिग्ध सैयद आसिम की तलाश की जा रही है। उससे मास्टरमाइंड फहीम खान का करीबी माना जाता है, और उसे पहले यूपी एटीएस ने एक हत्या के मामले में गिरफ्तार किया था। इस मामले में राजनीति भी हो रही है। आज कांग्रेस नेताओं का एक डेलीगेशन हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करेगा। टीम में पूर्व सांसद हुसैन दलवई, साजिद पठान, माणिकराव ठाकरे और अन्य शामिल हैं। कहा जा रहा है कि
एनआईए ने भी इसमें दखल दिया है, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अयोध्या के रामकथा पार्क में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत संयुक्त क्रेडिट कार्ड कैंप में शामिल हुए और प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस दौरान सीएम ने 1098 युवा प्रेमियों को बैंक से लोन उपलब्ध होने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस लोन से युवा अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं, जिससे वो सशक्त हो सके। युवा उद्यमियों के लिए ये एक बड़ा सहयोग है। युवा उद्यमियों के लिए एक क्रेडिट कैंप आयोजित किया गया है। उन सबको आज बैंक से ये ऋण उपलब्ध होने के अवसर पर मैं उन्हें बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। यह जो लोन है आपके व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए, आपका संबल बन सके, इसके लिए है। इसकी शर्तें जो होंगी वह बैंक की सभी शर्तों को आपको पालन करना होगा। इसमें ब्याज जो भी आएगा, अगर मूलधन का चुकता आप समय पे कर रहे हैं तो ब्याज की पूरी राशि सरकार इसका चुकता करेगी। यानी ब्याज मुक्त ऋण, यह एक बेहतरीन स्कीम है युवा उद्यमियों को आगे बढ़ने के लिए। आम आदमी पार्टी ने पूर्व विधायक सौरभ भारद्वाज को दिल्ली में पार्टी का अध्यक्ष बनाया है। उन्होंने पूर्व मंत्री गोपाल राय की जगह ली है। पार्टी ने गोपाल राय को गुजरात का प्रभारी बनाया है। आपने पंजाब की जिम्मेदारी पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दी है, उन्हें प्रभारी बनाया गया है। छत्तीसगढ़ का प्रभारी राज्यसभा सांसद संदीप पाठक को बनाया गया है, तो वहीं गोवा का प्रभारी पंकज गुप्ता को बनाया गया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार के बाद से ही संगठन में बदलाव की अटकलें लगाई जा रही थी। इस बीच आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के आवास पर आपकी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में संगठन महासचिव संदीप पाठक, मनीष सिसोदिया, गोपाल राय, पूर्व सीएम आतिशी, विधायक इमरान हुसैन, पंकज गुप्ता, सांसद एनडी गुप्ता और राघव चड्ढा मौजूद रहे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में शिक्षा विभाग को बंद करने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने आज इस संबंध में एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर भी किया। संघीय शिक्षा विभाग को बंद करने संबंधी अहम दस्तावेज पर हस्ताक्षर से पहले ट्रंप एक स्कूल में पहुंचे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि जब राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने 1979 में संघीय शिक्षा विभाग बनाया तो उनके खुद के मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ ही अमेरिकन फेडरेशन ऑफ टीचर्स और न्यूयॉर्क टाइम्स के संपादकीय बोर्ड ने इसका विरोध किया था। इतिहास ने उन्हें सही साबित कर दिया है। 45 साल बाद भी अमेरिका किसी भी अन्य देश की तुलना में शिक्षा पर कहीं अधिक धन खर्च करता है, लेकिन फिर भी अमेरिका सफलता के मामले में सूची में सबसे निचले पायदान पर है। इसके साथ ही ट्रंप ने बीते 3 साल से अधिक समय से युद्ध का दंश झेल रहे यूक्रेन के साथ भी खनिज को लेकर अहम समझौते पर हस्ताक्षर करने की बात कही। व्हाइट हाउस में पत्रकारों को संबोधित करते हुए ट्रंप ने यह भी खुलासा किया कि उन्होंने अमेरिका में महत्वपूर्ण खनिजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। ट्रंप ने रूस यूक्रेन संघर्ष में संभावित युद्ध विराम के बारे में आशा व्यक्त की। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से रूस और यूक्रेन के बीच शांति स्थापित करने की पूरी कोशिश की जा रही है। इसके तहत सोमवार को सऊदी अरब में 2 महत्वपूर्ण बैठक होने वाली हैं। रूस और अमेरिका अगले दौर की बातचीत के लिए सोमवार को रियाद में फिर बैठक करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मामलों की संसदीय समिति प्रमुख और रूसी सुरक्षा एजेंसी की मुखिया रूस की तरफ बैठक में भाग लेंगे। इसके अलावा यूक्रेन के प्रतिनिधि भी सोमवार को ही सऊदी अरब में अमेरिका के साथ बैठक करेंगे। ये बैठक रूस अमेरिका की बैठक से इतर होगी। अमेरिका के टेक अरबपति एलॉन मस्क के विभाग को फेडरल कोर्ट से झटका लगा है। एक अमेरिकी न्यायाधीश ने गुरुवार को टेक अरबपति एलॉन मस्क की कंपनी डॉज को सामाजिक सुरक्षा रिकॉर्ड तक पहुंचने से रोक दिया है। जज ने लाखों अमेरिकियों के डेटा तक अनियंत्रित पहुंच देने और गोपनीयता कानून का उल्लंघन करने का हवाला देकर आगे रिकॉर्ड को साझा करने पर रोक लगाने का आदेश दिया है।
फैसला देते हुए जज ने कहा कि मस्क का सरकारी दक्षता विभाग लाखों अमेरिकियों के व्यक्तिगत मामलों में दखल दे रहा है। इस मामले ने पहली बार इस बात पर प्रकाश डाला है कि डॉज के कर्मचारियों को डेटाबेस में कितनी व्यक्तिगत जानकारी तक पहुंच दी गई है, जिसमें अधिकांश अमेरिकियों का संवेदनशील डेटा विशाल मात्रा में मौजूद है। गुरुवार को आया ये फैसला डॉज के लिए अब तक के सबसे महत्वपूर्ण कानूनी झटकों में से एक है। इस बीच व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने एक बयान में इस निर्णय की आलोचना की और कहा कि ट्रंप अमेरिकी लोगों की इच्छा को प्रभावी बनाने के लिए उपलब्ध सभी कानूनी उपायों की तलाश जारी रखेंगे। वहीं डेमोक्रेसी फॉरवर्ड ने इस फैसले को डेटा गोपनीयता के लिए जीत बताया है। ब्रिटेन का हीथ्रो हवाई अड्डा 24 घंटों के लिए बंद रहेगा। दरअसल पास के एक इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन में आग लगने के कारण बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है, जिसके चलते एयरपोर्ट पर आने जाने वाली सभी फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं। आग लगने के चलते हीथ्रो हवाई अड्डे और इसके आसपास के हजारों घरों में बिजली गुल रहेगी। पश्चिमी लंदन के एक पावर स्टेशन में लगी आग के बाद आसपास के 150 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। हवाई अड्डे ने एक बयान जारी कर कहा है कि यात्रियों और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हमारे पास शुक्रवार को हवाई अड्डे को बंद करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। हीथ्रो आने वाली कम से कम 120 उड़ानों को दूसरे हवाई अड्डों पर भेजा जा रहा है। उद्योग विशेषज्ञों ने कहा है कि दुनिया भर में पर्यटन, यात्रा और व्यापार में और भी बाधा आएगी, क्योंकि विमानों के सही स्थान पर न होने के कारण उड़ानें रद्द या विलंबित होंगी। इजरायली सेना के गाजा में हमले लगातार जारी हैं और इसी कड़ी में उसने हमास के ठिकानों पर हमला किया है। इजरायली सेना ने फिलिस्तीनियों को दक्षिण से उत्तरी गाजा में प्रवेश से रोक दिया है। सेना ने लोगों को उत्तर की ओर जाने या वहां से बाहर निकलने के लिए मुख्य उत्तर दक्षिण राजमार्ग का उपयोग न करने की चेतावनी दी है और कहा कि गाजा के तटीय मार्ग के साथ केवल दक्षिण की ओर जाने की अनुमति होगी। इस बीच हूती विद्रोहियों ने गाजा में हमास के साथ मिलकर इजराइल पर हमला करने का ऐलान किया। हूतियों ने अपनी सेना को निर्देश दिया है कि वह इजराइल के मध्य हिस्से को निशाना बनाए। इसके बाद हूतियों ने दावा किया है कि उन्होंने इजराइल पर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया। हालांकि इजराइल की सेना ने दावा किया है कि हूतियों द्वारा किए गए मिसाइल हमले को एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही नष्ट कर दिया। हूती ने यह भी चेतावनी दी कि अगर इजराइल ने हमलों को नहीं रोका तो आने वाले दिनों में और हमले किए जाएंगे। वहीं गाजा में इजराइल के हमले के बाद अब हमास ने भी तेल अवीव पर हमले शुरू कर दिए हैं। हमास की तरफ से तेल अवीव में कम से कम 3 रॉकेट दागे गए। हालांकि इजराइल का कहना है कि इन हमलों को आसमान में ही विफल कर दिया गया। चुनाव में फ्रीबीज के वायदों पर रोक की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि याचिका आधी अधूरी तैयारी के साथ सिर्फ पब्लिसिटी हासिल करने के लिए दाखिल की गई है। याचिकाकर्ता ने सभी तथ्यों को कोर्ट के सामने नहीं रखा है। कोर्ट ने सवाल उठाया कि आखिर फ्रीबीज किसको माना जाए। क्या लोगों के सामाजिक कल्याण के लिए सरकार की ओर से लाई जाने वाली योजनाओं को भी फ्रीबीज माना जाएगा? याचिका में कहा गया था कि चुनाव के वक्त विभिन्न राजनीतिक दलों की ओर से की जाने वाली ये घोषणाएं मतदाताओं को रिश्वत देने जैसा है। ये स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव में बाधा डालता है। याचिका में दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी द्वारा महिलाओं को लेकर की गई मुफ्त सुविधाओं की घोषणाओं का हवाला दिया गया है। हालांकि याचिका में राजनीतिक पार्टियों को पक्षकार नहीं बनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट में फ्रीबीज से जुड़ा मुख्य मामला पहले से लंबित है। सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम के नियम नोटिफाई कर दिए हैं, जिससे केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों को एक नया ऑप्शन मिल गया है जो पहले से एनपीएस के दायरे में आते हैं। ये नियम 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगे। ये नियम क्या कहते हैं? यूपीएस के नियमों में कई महत्वपूर्ण बातों को साफ किया गया है। इसमें एडमिसिबल पे आउट, फैमिली पे आउट और डिफॉल्ट पैटर्न जैसी परिभाषाओं को शामिल किया गया है। इसके अलावा इस योजना पर अमल करने से जुड़े
मीडिएटर्स को डेटा की सटीकता बनाए रखनी होगी। पीएफआरडीए के निर्देशों का पालन करना होगा और किसी भी बदलाव की सूची देनी होगी। पीएफआरडीए द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक यूपीएस का ऑप्शन केंद्र सरकार के केवल उन्हीं कर्मचारियों के लिए खुला होगा जो पहले से ही एनपीएस के तहत आते हैं। इसमें वर्तमान कर्मचारी, नए नियुक्त कर्मचारी और वे रिटायर्ड कर्मचारी शामिल हैं। इसके अलावा अगर कोई रिटायर्ड कर्मचारी जिसने एनपीएस चुना था उसकी मृत्यु हो जाती है और उसने यूपीएस का ऑप्शन नहीं चुना था तो उसकी कानूनी रूप से विवाहित पत्नी इस योजना का लाभ उठा सकती है। यूपीएस का लाभ लेने के इच्छुक कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2025 से 3 महीने के भीतर आवेदन करना होगा। नए भर्ती कर्मचारियों को ज्वाइनिंग के 30 दिनों के भीतर फैसला करना होगा। अगर सरकार को जरूरी लगा तो इस समय सीमा को बढ़ाया भी जा सकता है। हालांकि एक बार यूपीएस को सिलेक्ट करने के बाद इसे बदला नहीं जा सकता है, इसलिए फैसला सोच समझकर लेना जरूरी है। यूपीएस का लाभ उठाने के लिए एलिजिबल कर्मचारियों को निर्धारित फॉर्म भरने होंगे। इस प्रोसेस को आसान बनाने के लिए आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है। अगर कोई एलिजिबल कर्मचारी तय समय सीमा के खत्म होने तक आवेदन नहीं करता है तो वो एनपीएस में ही बना रहेगा और यूपीएस का लाभ नहीं उठा पाएगा। आज अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने पृथ्वी के सबसे महत्वपूर्ण संसाधनों में से एक वन को मान्यता देने, इसके महत्व को पहचानने और इसके संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की स्थापना की। वन न केवल 60,000 से अधिक वृक्ष प्रजातियों का घर है, बल्कि ये दुनिया की 80% स्थलीय जैव विविधता का भी समर्थन करते हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। हर साल 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है ताकि हमारे जीवन में वनों, वन भूमि और पेड़ों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। संयुक्त राष्ट्र ने इसकी शुरुआत पृथ्वी के सबसे महत्वपूर्ण संसाधनों में से एक को मान्यता देने और उसकी रक्षा करने के लिए की गई थी। इस साल की थीम वन और भोजन है। यह थीम इस बात पर जोर देती है कि वन न केवल पर्यावरणीय संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बल्कि हमारे भोजन प्रणाली में भी उनका अहम योगदान है। वन फल, मेवे, मसाले और औषधीय पौधे देते हैं जो दुनिया भर के लाखों लोगों को पोषण करते हैं। वनों से फसलों और पारिस्थितिकी तंत्र को मदद मिलती है, जिससे खाद्य उत्पादन संभव होता है। Viksit Bharat of 2047 needs to secure nutrition and livelihoods for 160 crore people. The challenge is vast and the forests are an answer. They can strengthen our food systems while making economy greener. Forests not only feed us with fruits, nuts and oilseeds, but they also keep agriculture alive by sheltering pollinators, providing fresh water and keeping soils healthy. The livelihoods of 27.5 crore Indians depend on forests. Forests are our allies. Let's help them help us. वनों को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है क्योंकि वे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करके हवा को शुद्ध करते हैं और जलवायु को संतुलित बनाए रखते हैं। ये पारिस्थितिकीय तंत्र न केवल पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए आवश्यक हैं, बल्कि जलवायु परिवर्तन से लड़ने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वन दुनिया की 80% स्थलीय जैव विविधता का घर है और अरबों लोग, विशेष रूप से स्वदेशी और ग्रामीण समुदायों के लिए आवश्यक संसाधन भी प्रदान करते हैं। आइए प्रकृति के साथ खड़े हो और एक हरित स्वस्थ भविष्य की दिशा में काम करें, क्योंकि एक समृद्ध वन एक पोषित दुनिया का आधार है। कैमरा पर्सन शिव के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार। और दुनिया भर में आज विश्व ग्लेशियर दिवस मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने ग्लेशियरों के महत्व को उजागर करने के लिए 2025 को ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। आइए देखते हैं क्या है चुनौतियां इस दिशा में। ग्लेशियर के बिना धरती में जीवन का अस्तित्व असंभव है। ये मीठे पानी का स्रोत है और नदियों की जन्मस्थली भी।
लेकिन औद्योगिकीकरण के अंधी दौड़ के नाम पर ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन ने प्रकृति के इस अनमोल धरोहर को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। पर्यावरणविदों ने पृथ्वी पर तेजी से पिघल रहे ग्लेशियरों पर गंभीर चिंता जताई है और इसके गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दी है। संयुक्त राष्ट्र ने 2025 से प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को विश्व ग्लेशियर दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। ये जलवायु प्रणाली और जल विज्ञान चक्र में ग्लेशियरों और बर्फ की महत्वपूर्ण भूमिका और पृथ्वी के क्रायोस्फीयर में हो रहे परिवर्तनों के आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभावों के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने का एक अवसर है। ग्लेशियर समुद्र के जलस्तर को नियंत्रित करने के साथ ही जैव विविधता का संरक्षण भी करते हैं। ये फाइटोप्लैंक्टन की वृद्धि में सहायक होते हैं, जो जलीय खाद्य श्रृंखलाओं का आधार है। ये वैश्विक मीठे पानी का लगभग 70% हिस्सा संग्रहित करते हैं। अधिकांश ग्लेशियर ध्रुवीय क्षेत्र जैसे ग्रीनलैंड, कनाडा, आर्कटिक और अंटार्कटिका में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय ग्लेशियर भूमध्य रेखा के पास पर्वत श्रृंखलाओं में मौजूद हैं। सूर्य प्रकाश को प्रवर्तित करके ये पृथ्वी के तापमान को कम करने में अहम भूमिका निभाते हैं। यूनेस्को और विश्व मौसम विज्ञान संगठन ग्लेशियरों के संरक्षण के लिए एकजुट हुए हैं। बढ़ते ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से तापमान में हुई वृद्धि के कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिससे समुद्र के जल स्तर में वृद्धि हो रही है। यदि सभी ग्लेशियर और बर्फ की चादरें पिघल जाएं, तो समुद्र का स्तर 60 मीटर से भी अधिक बढ़ जाएगा। उत्सर्जन में बड़ी कटौती के बावजूद सन 2100 तक विश्व के 1/3 से अधिक ग्लेशियर पिघल जाएंगे। वर्ष 2023 में ग्लेशियर को हुआ नुकसान पिछले 50 वर्षों में सबसे अधिक था। आइए आज के दिन अपने ग्लेशियरों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हों। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। साल 2036 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए भारत ने 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन अहमदाबाद में करने के लिए औपचारिक रूप से अपनी दावेदारी पेश की है। खेल मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा के नेतृत्व में आधिकारिक तौर पर भारत के 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए बोली पेश की गई है। अगर भारत का ये कदम सफल होता है तो 2010 के बाद दूसरी बार होगा जब भारत इस आयोजन की मेजबानी करेगा। खेल मंत्रालय के शीर्ष सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की है कि इस पर कई सप्ताह से विचार चल रहा था। खेलों की मेजबानी में दिलचस्पी दिखाने से संबंधित दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च है और भारत सरकार का पत्र भारतीय ओलंपिक संघ को कुछ दिन पहले भेजा गया था। सूत्रों के मुताबिक भारत की बोली IOA और गुजरात राज्य द्वारा पेश की गई है। IPL में कप्तानों को धीमी ओवर गति संबंधित उल्लंघन के लिए प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा। इसके बजाय उनके डिमेरिट अंकों के साथ 25 से 75% मैच फीस काटी जाएगी। गुरुवार को मुंबई में कप्तानों की बैठक में यह फैसला लिया गया। ये कदम पिछले चरण में मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या और दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत पर तीसरी बार धीमी ओवर गति के उल्लंघन के लिए एक मैच का प्रतिबंध लगाए जाने के बाद उठाया गया है। हार्दिक इस प्रतिबंध के कारण चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 2025 चरण का पहला मैच नहीं खेल पाएंगे। और मिड डे प्राइम में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति, लेकिन डीडी न्यूज पे खबरें जारी रहेंगी। देखिए न्यूज पंच कृतिका के साथ। नमस्कार।